हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर में जो पिछला लेक्चर हम लोग का था उसमें हेनरी लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और हेनरी लॉ के बारे में बताया क्या थे कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड में वह उसके इक्विलिब्रियम प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसमें से कुछ इक्वेशन हम लोग का आया था। एक इक्वेशन था m इक्वल टू के इंटू पी, और इसी को फिर आगे इलेबोरेट करके दूसरा इक्वेशन हम लोग का आया था p इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो E जो है मेन इक्वेशन है, यहाँ के एच जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट था, x मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और p था उस गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो इसके अनुसार क्या स्टेटमेंट था हेनरी लॉ का कि किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वह उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको काफी डिटेल में जो है हम लोगों ने स्टडी किया था पिछला लेक्चर में, तो हेनरी लॉ का एक्सप्लेनेशन आप लोग वहां से देख लोगे। अभी जो है हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए इस फॉर्मूला को याद रखना है जो हेनरी लॉ के लिए है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। बताया यहाँ पे कौन क्या है। इस इक्वेशन में देखोगे तो m क्या था, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, P था प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, और K को हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलते थे। दूसरा इक्वेशन जो यहाँ P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, P जो है उस गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर है, x गैस का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, और इस KH को हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो इसी के आधार पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि H2S एक टॉक्सिक गैस विद रॉटेन एग लाइक स्मेल, कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक जहरीला गैस होता है जिसका स्मेल सड़ा हुआ अंडा के जैसा होता है, और उसका इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसके लिए प्रैक्टिकल में आप लोग पढ़ोगे। जैसे होता क्या है इसमें कि 2-3 सॉल्ट आपको मिला करके दे दिया जाएगा, सपोज KCl NH4 NO3 या BSO4 ऐसे करके कोई 2-3 सॉल्ट मिला करके दे दिया गया है, मिक्सचर दे दिया जाता है। उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि उस सॉल्ट में कौन कौन से एसिड रेडिकल हैं मतलब एनायन, और कौन कौन से बेसिक रेडिकल हैं मतलब केटायन। तो उसके आधार पे जो है उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधार पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसी बात को बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब सॉल्ट का मिक्सचर दिया हुआ रहेगा, आपको पहचानना होगा कि उस सॉल्ट मिक्सचर में कौन कौन से केटायन प्रेजेंट है मतलब बेसिक रेडिकल, और कौन कौन से एनायन प्रेजेंट है मतलब एसिड रेडिकल। तो खैर उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बोल रहा है कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड in water at STP is 0.195 molar, small m है मोलर, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो क्या के फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। तो वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यहां तक क्वेश्चन के लिए कोई मतलब हम लोग का नहीं है, यहां से क्वेश्चन में है। तो इसमें से बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा बात लिखा हुआ है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, तो एट STP प्रेशर होता है लगभग 1 बार, हम लोग मान के चलते हैं ऐसा। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S ये दिया हुआ है 0.195 मोलर, स्मॉल m मतलब मोलालिटी दिया हुआ है। तो इसका मतलब बताया है कि स्मॉल m जो मोलालिटी होता है इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, मतलब 0.195 मोल पर केजी। तो यहां से जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हो गया 0.195, और मास ऑफ H2O क्योंकि इतना किसमें इसका सॉल्युबिलिटी दिया हुआ वाटर में, तो इतना मोल पर केजी करने का मतलब कि H2S का इतना मोल वाटर का 1 केजी में प्रेजेंट है। तो मास ऑफ H2O यहां से हो जाएगा 1 केजी, या 1 केजी को हम लोग लिखते हैं 1000 ग्राम। तो देखो निकालना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, के एच फाइंड आउट करना है, P दिया हुआ है, x हम लोग को यहां से निकालना है ऊपर। तो x है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हो मोल फ्रैक्शन उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी का नंबर ऑफ मोल।
तो H2S का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो H2S का नंबर ऑफ मोल तो पता है, अब उसके साथ H2O भी प्रेजेंट है तो H2O का नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास इतना है और H2SO का मोलर मास 18 ग्राम, तो यहाँ से निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, ये कितना आता है ग्राम पर मोल में रहता है, ग्राम पर मोल, तो 1000 ग्राम और ये रहता है ग्राम पर मोल में, ग्राम ग्राम कट जाएगा तो 55.55। अब यहाँ से निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल पता है, H2S का भी पता है और H2O का भी पता है, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन H2S का। नाउ हेनरी लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं P इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो KH इक्वल टू जाएगा P बाई एक्स। तो चूंकि x का कोई यूनिट नहीं रहेगा, P का दिया हुआ 1 बार, तो P का यहाँ 1 बार पुट करेंगे, x यहाँ से निकल जाएगा तो KH जो आएगा वो आएगा बार में, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा KH, बस इसका कैलकुलेशन कर लेना है, सॉल्यूशन ऐसा ही होगा। तो हेनरी लॉ में बस यही एक फॉर्मूला ही है P इक्वल टू KH इंटू एक्स, और इसी फॉर्मूला से रिलेटेड जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ देखो P और X दिया हुआ, मान लो KH पता करना है। एक और क्वेश्चन हम लोग लिख करके रखे हैं, इसमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब इस बार में हम लोग को KH नहीं कुछ और निकालना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं, इसको आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन जो है सो कर दोगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 into 10 का पावर 18 पास्कल एट 298 केल्विन, कि CO2 गैस का वाटर में जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है उसका वैल्यू इतना दिया हुआ है 298 केल्विन टेंपरेचर पे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। अब बोल रहा है कि इस CO2 को डिजॉल्व किया गया है 500 ml सोडा वाटर में इतना प्रेशर पे, तो बतलाना है कि कितना CO2 उसमें डिजॉल्व किया गया है। तो देखो सबसे पहले हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, KH इक्वल टू हमको पता है 1.67 into 10 का पावर 8 पास्कल, ठीक है। अब हम लोग को यहां से करना क्या है जरा उसको देखते हैं। निकालना है क्वांटिटी ऑफ CO2, तो जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना P इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। P का वैल्यू दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है, P यहाँ है ना 2.5, KH का वैल्यू पता है, X यहाँ जो मोल फ्रैक्शन है इससे हम लोग को काम करना है, इस मोल फ्रैक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, तो P बराबर दिया हुआ है 2.5 atm। देखो यहाँ पास्कल में है, यहाँ एटीएम में है, तो इसको जो है चेंज करना पड़ेगा, या तो इस एटीएम को पास्कल में बदल दो या फिर इस पास्कल को एटीएम में बदल दो, क्योंकि जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक नहीं सॉल्व होगा। तो इसको पास्कल में बदलने के लिए 2.5 into 1.01325 पास्कल, ऐसा याद रखोगे कि एक एटीएम बराबर इतना पास्कल होता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। अब वी हैव P इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो x बराबर P बाई KH। P आपका दिया हुआ है 1. यहाँ से आ जाएगा 2.5 into 1.01325 पास्कल, और ये दिया हुआ 1.67 into 10 का पावर 8 पास्कल। इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे।
तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आता है 1.517 इंटू 10 का पावर -3। अब E निकल गया हम लोग का मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी जो मोल फ्रैक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 वाटर में डिसॉल्व। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी जो है ना वाटर में बहुत कम होता है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों का नंबर ऑफ मोल्स लगभग बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का। तो इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। H2O का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि 500 ml सोडा वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो 500 ml दिया हुआ है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो इसको मास में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे, तो 500 ml है, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 1 ग्राम पर ml, तो इतना ही रहेगा 500 ग्राम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रहने दो, और यहाँ हो जाएगा 500 डिवाइड बाई मोलर मास 80। तो अब हम लोग का इक्वेशन ऐसा हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो इसका वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 1.517 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 500 बाई 80। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोनों एक ही फॉर्मूला से बना है, देख सकते हो कोई अंतर नहीं है दोनों में, बस उसमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था KH निकालना था, इसमें KH और P दिया हुआ तो मोल फ्रैक्शन से फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आसान सा ही न्यूमेरिकल आता है, एक फॉर्मूला है हेनरी लॉ के लिए, इसी को याद रखोगे। तो हेनरी लॉ का या तो स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में आएगा या फिर न्यूमेरिकल भी ऐसा ही आता है। आगे जो है हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है KH, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसके बाद हेनरी लॉ का लिमिटेशन और इसका कुछ एप्लीकेशन। तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या था बताया कि इसके लिए इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हेनरी लॉ में P इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो यहाँ पर ये जो KH है इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इस हेनरीज लॉ कांस्टेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बात कि यदि इसके यूनिट की बात करें क्या होगा, तो देखो P बराबर KH इंटू एक्स है, तो इसमें हम लोग KH को लिख सकते हैं P बाई एक्स। अब P का यूनिट आप ATM में लिखो, बार में लिखो या पास्कल में लिखो, और मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, इसका मतलब कि जो यूनिट होगा प्रेशर का वही यूनिट हो जाएगा किसका, KH का। तो एग्जामिनेशन में आएगा कि KH का यूनिट क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, प्रेशर का जो यूनिट है वही यूनिट होता है KH का। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका कि जो KH का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, या फिर KH का वैल्यू, इसके पहले कि जो KH का वैल्यू है ना वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर भी। अलग अलग गैसों के लिए जो KH का वैल्यू है वह भी अलग अलग होता है, और उसके बाद की जो KH का वैल्यू है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे KH का वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस का सॉल्युबिलिटी। तो जरा ये दोनों को मिला दो, तो मिलाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा KH प्रोपोर्शनल T बाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, और फिर था कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है, तो KH और सॉल्युबिलिटी में उल्टा रिलेशन आ जाएगा कि KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, माने जितना ज्यादा टेम्परेचर का रहेगा वैल्यू उतना ही ज्यादा KH आएगा, और KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। तो
तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है। किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए KH का 4 अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि कौन सा वैल्यू पे इस गैस का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो याद रखोगे कि KH जो है गैस के सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर का डायरेक्टली, लेकिन गैस के सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब KH का वैल्यू जितना कम गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा, या KH का वैल्यू जितना ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ही कम। तो इसको याद रखोगे। तो ये सभी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हेनरीज लॉ कांस्टेंट का। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया। पहला उसका यूनिट की जो प्रेशर का यूनिट है एटीएम बार या पास्कल, वही KH का यूनिट होता है। दूसरा कि जो KH का वैल्यू है वह गैस के नेचर पर भी निर्भर करता है, अलग अलग गैसों के लिए KH का वैल्यू अलग आता है। तीसरा टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू इंक्रीज करता है। और चौथा कि जो KH है वह गैस के सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज्यादा KH का वैल्यू होगा गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखो हेनरीज लॉ का लिमिटेशन मतलब इसकी कुछ सीमाएं हैं। लॉ हर केस में वैलिड नहीं होता है। तो इसके लिए जो दो इक्वेशन पढ़े, पहला था m इक्वल टू k इंटू पी और दूसरा है p इक्वल टू kh इंटू x। तो जो इसका मेन स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग का हम लोग लिखे थे कि द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट at a particular temperature is directly proportional to its equilibrium pressure with the solution। कि किसी भी गैस का कितना अमाउंट आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हो एक फिक्स टेम्परेचर पर, वह उस गैस के इक्विलिब्रियम प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वो गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर जितना अधिक होगा सॉल्यूशन के साथ, उस गैस का सॉल्युबिलिटी भी उतना ही ज्यादा रहेगा। लेकिन इसके बावजूद बोल रहा है कि जो हेनरीज लॉ है ना, वह कुछ कुछ केस में वैलिड नहीं होता है। पहला केस कौन सा है? तो पहला केस है कि प्रेशर जो है, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है कि प्रेशर बढ़ने से उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन जो प्रेशर इंक्रीज करेगा उसका कुछ लिमिटेशन होगा। उससे ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करने के बाद गैस जो है ना लिक्विफाई कर जाएगा, फिर उसके प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाएगा, KH का वैल्यू जो है सो वेरी कर जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। दूसरा है कि टेम्परेचर इंटरमीडिएट रेंज का होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी ऑफ इंटरमीडिएट रेंज, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा। और तीसरा जो है कि गैस शुड बी केमिकली इनर्ट विथ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ गैस जो है वह इनर्ट होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट के साथ गैस रिएक्शन नहीं करना चाहिए। या फिर यदि उस गैस को सॉल्यूशन में मिलाओगे तो उसमें जाने के बाद जो है उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो हेनरी लॉ वैलिड है किस केस में? जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं हो। नहीं तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तो उस केस में गैस का लिक्विफिकेशन हो सकता है। टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ज्यादा होने से गैस का सॉल्युबिलिटी कर जाएगा, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट रेंज का। और जो गैस तुम डिजॉल्व कर रहे हो वह सॉल्वेंट के साथ केमिकली इनर्ट होना चाहिए, मतलब उस गैस का सॉल्वेंट में ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए और ना ही एसोसिएशन। इसका मतलब कि यदि इस प्रकार के गैस हो, जैसे मान लो कि HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसको आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो तो ये तो टूट जाएगा ना। ऐसे हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड है, डिसोसिएशन हो गया इस गैस का। वैसे ही मान लो कि आप अमोनिया गैस लिए हो, इसको वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो तो ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसा। तो इन जैसे गैसों के लिए जो है हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है। तो हेनरीज
हेनरीज लॉ वैलिड है किस प्रकार का गैस के लिए, तो जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिन गैसों का वाटर में डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो, मतलब जो गैस वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ केमिकली इनर्ट, तो ऐसे गैसों के लिए हेनरीज लॉ वैलिड है और इस प्रकार का गैस के लिए हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है। तो हेनरीज लॉ क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हेनरी लॉ का लिमिटेशन, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखें। अब एक लास्ट हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, इस हेनरी लॉ का यूज क्या है, एप्लीकेशन इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन का स्टेटमेंट और एप्लीकेशन ही आता है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, तो बेसिकली हेनरीज लॉ को एक लाइन में याद रखोगे कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का सॉल्युबिलिटी जो है उसके प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। इतना ही याद रखोगे कि किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है किसी सॉल्वेंट में वह प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, एक लाइन में इसको याद रखना है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन सबसे पहला एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेज। बिवरेजेज बोलते हैं पेय पदार्थ, पीने लायक जो लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिवरेजेज। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा वाटर है, तो ये सभी लिक्विड को हम लोग बोलेंगे बिवरेजेज, पीने लायक लिक्विड है इसलिए बिवरेजेज। तो बोल रहा है कि जो बिवरेजेज का प्रोडक्शन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। कोई भी हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो या कोल्ड ड्रिंक हो, स्प्राइट, कोका कोला या फिर बियर वगैरह हो, सोडा वाटर हो, तो उस सब में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका सॉल्युबिलिटी जो है इस सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में बहुत कम होता है, मतलब अच्छे से मिलता नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब बॉटल में मिलाया जाता है तो बॉटल को ऊपर से सील्ड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सील्ड रहने के बाद बॉटल के अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है, और जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हेनरी लॉ में तो हम लोग यही पढ़े ना कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो यदि वैसे ही बॉटल को खुला छोड़ करके आप मिलाते हो तो नहीं मिलेगा, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके यदि बॉटल को सील कर देते हो, उसके बाद उसको सेक करते हो, तो ऐसा करने के बाद बॉटल के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा उस सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में। अब चलो वहां उसमें सॉल्युबल हो गया, तो सॉल्युबल क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया। अब क्या होगा कि जब उसी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक को आप पीने के लिए खोलोगे उसके बॉटल का ढक्कन, तो जैसे ढक्कन खोल दिए, मान के चलो ऐसा है, ऐसा बॉटल है, ये भरा हुआ है ऐसा, तो यहाँ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। अब इस ढक्कन को हम लोग खोले पीने के लिए, तो अब जो ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम रहेगा इसके तुलना में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 atm होता है, इसके तुलना में बॉटल के अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ का प्रेशर ग्रेटर दैन 1 atm। लेकिन जब इस बॉटल को ओपन किया हम लोग पीने के लिए, तो बाहर का प्रेशर कम, तो बॉटल के अंदर का प्रेशर ज्यादा था इसलिए CO2 का सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा था। लेकिन जैसे ही इसके ढक्कन को खोले तो बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो जाने से इसका सॉल्युबिलिटी भी अब क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा तो जो CO2 का मॉलिक्यूल डिसॉल्व है वही CO2 का मॉलिक्यूल इससे बाहर आना चाहेगा ऐसा, और जब बाहर आना चाहेगा तो इसी के चलते बुलबुला निकलता है उससे, जिसको हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंस। इफरवेसेंस बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है। देखते हो ना कि जब स्प्राइट या कोका कोला या फिर बियर वगैरह का बॉटल ओपन करते हो तो इससे बुलबुला निकलता है, ऊपर फेंकने लगता है, तो जो बुलबुला ऊपर निकलना है वह कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। इवन वो बॉटल को आप जितना ज्यादा सेक करके ऊपर ही करोगे उतना ही ज्यादा उससे इफरवेसेंस निकलेगा। तो रीजन क्या है कि बॉटल को आप जितना ज्यादा सेक किए उसके अंदर का प्रेशर उतना ही ज्यादा इंक्रीज किया,
बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है 1 atm, लेकिन बॉटल को ज़्यादा सेक करने से अंदर का प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर अंदर का हो गया तो बाहर का कम। अब प्रेशर डिफरेंस जितना अधिक होगा वह उतना ही ऊपर जाएगा। तो शुरू में प्रेशर बढ़ जाने से इसका सॉलिडिटी बढ़ गया था, लेकिन बाद में प्रेशर घट जाने से सॉलिडिटी घट गया। मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ गैस का सॉलिडिटी, एंड दिस इज द हेनरी लॉ। तो अभी तक बस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, टेलीविजन में देखते थे और भी कहीं देखते थे कि लोग पार्टी वगैरह में ऐसे करके जो प्लस करता है बियर का बॉटल या फिर जो भी हो, तो उससे जो ऊपर निकलता है उतना इन्फॉर्मेशन वो क्या आता है या फिर ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे यही हेनरी लॉ है। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन इसका, दूसरा एप्लीकेशन एट हाई अल्टीट्यूड्स, ऊंचे स्थानों पर। देखो जैसे मान लो कि ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ का प्रेशर जो है 1 atm, ठीक है। जैसे ही आप ग्राउंड से ऊपर जाते जाओगे प्रेशर डिक्रीज करते जाता है, जैसे ही ग्राउंड से नीचे आते जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है, ग्राउंड से जैसे नीचे जाओगे प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब बोला है कि वैसे लोग जो ऊंचे स्थानों पे रहते हैं या फिर जो पर्वतारोही होते हैं या फिर वैसे लोग जो प्लेन्स वगैरह में सफर करते हैं, तो प्लेन हो या फिर ऊंचे स्थान में रह रहे हो या पर्वत पे चल रहे हो, तो क्या है कि ग्राउंड लेवल से उसका ऊंचाई बढ़ रहा है ना। तो ग्राउंड लेवल से ऊंचाई बढ़ रहा है, तो ऊंचाई बढ़ने से प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग इनहेलेशन के द्वारा जब सांस लेते हैं तो उस दरमियान ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस जाकर के ब्लड में सॉल्युबल होता है, फिर आगे का फंक्शन होता है। तो जो ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वह बढ़िया है इस नॉर्मल प्रेशर पर, मतलब 1 atm प्रेशर पे, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जैसे ही आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाने से प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटने से जैसा कि हेनरी लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि उसका सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। मतलब जो लोग ऊंचे स्थान पे रह रहे हैं तो वो यदि ऑक्सीजन गैस इनहेल करेंगे तो वह ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी उसके ब्लड में बहुत कम होगा। मतलब उतना ऑक्सीजन गैस ब्लड में नहीं डिजॉल्व कर पाएगा जितना उसका रिक्वायरमेंट था, और उस केस में लोग सफोकेशन फील करने लगते हैं। इसलिए जो लोग प्लेन्स वगैरह में सफर करते हैं उनका पहले चेकअप किया जाता है कि कहीं हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, मतलब इसको पहले से सांस लेने में तो परेशानी नहीं है। ये तो पता चलेगा कि पहले से सांस लेने में दिक्कत है और ऊंचे स्थान पे चल रहा है तो और भी ज्यादा उसका परेशानी जो है बढ़ जाएगा। तो ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए यह खतरा बना हुआ रहता है कि वहां का पार्शियल प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वह डिक्रीज कर जाता है। तो जितना ऑक्सीजन गैस चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है, लोगों को सफोकेशन फील होता है। और तीसरा इसका, इन द स्कूबा डाइविंग, गोताखोर, मतलब समुद्र वगैरह में जो लोग नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, और उस ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस वाले मिला रहता है। केवल एक गैस नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से नीचे जाओगे तो जितना गहराई बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से बताया कि गैस का लिक्विफिकेशन भी हो सकता है। इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर वे सभी लेकर के जाते हैं तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों होता है, और वही ऑक्सीजन गैस जो है वो इनहेल करते हैं। तो क्या बताया कि सिलेंडर में दोनों है, नाइट्रोजन गैस भी है ऑक्सीजन गैस भी है। अब यही गैस जो है वो इनहेल कर रहे हैं। देखो ऑक्सीजन गैस आसानी से घुल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस का सॉल्युबिलिटी जो है थोड़ा कम होता है। लेकिन चूंकि नीचे जाने के बाद नीचे का प्रेशर बढ़ जा रहा है, इसलिए प्रेशर बढ़ने के चलते इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है हेनरी लॉ के अनुसार। अब क्या होगा कि जब वही गोताखोर पानी के ऊपर आएगा तो पानी के ऊपर आने से क्या होगा कि प्रेशर भी घटने लगेगा, और जब प्रेशर घटेगा तो इसका सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। तो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हम लोग का ब्लड में जाके डिजॉल्व है वही नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर आना चाहेगा। नीचे डिजॉल्व हो गया था क्योंकि प्रेशर ज्यादा था, अब आप ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर का प्रेशर कम है ना, तो उस केस में जो N2 मॉलिक्यूल डिजॉल्व है वही बाहर आना चाहेगा, और जब वही बाहर आना चाहेगा तो जो ब्लड सेल है उसका जो वॉल है उसको डैमेज कर सकता है, और उस केस में जो काफी पेन होता है, काफी दर्द होता है। ऐसा ना हो इसीलिए इसके साथ हीलियम गैस भी मिलाया जाता है। तो ये 3 गैस का मिक्सचर आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। इसमें से 11.7% होता है हीलियम गैस,
56.2% होता है नाइट्रोजन गैस और 32.1% होता है ऑक्सीजन गैस। तो ई जो कंपोजिशन है, इसी कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है ब्रीथिंग गैस के रूप में। और एक लास्ट इसका कि इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, कि जो लोग को सांस लेने में परेशानी होती है तो हॉस्पिटल में देखते होंगे कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस चढ़ाया जाता है। तो वैसे लोगों के लिए होता है जिनको सांस लेने में परेशानी है, मतलब नॉर्मल प्रेशर पे जो है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी ठीक नहीं रहता है, इसलिए सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस चढ़ाया जाता है। और वह जो ऑक्सीजन गैस है उसका प्रेशर अधिक होता है, कॉम्प्रेस्ड गैस रहता है थोड़ा, तो उसका प्रेशर ज्यादा होने के चलते फिर वह आसानी से उसके ब्लड में सॉल्युबल हो जाता है। तो ये सभी कुछ लिमिटेशन थे हेनरीज लॉ का। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट और हेनरी लॉ कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक, इसका लिमिटेशन, एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये 5 टॉपिक्स हैं इसमें। इसको अच्छे से आप लोग करोगे। एग्जामिनेशन में हेनरी लॉ का स्टेटमेंट और एप्लीकेशन आता है, इन सारी बातों का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है नोट्स में, तो वहां से आप लोग इसको करोगे, वीडियो के थ्रू समझ लो।